Hello everyone, welcome to my channel. We have studied already first, second and eighth chapter, right? Now we start the chapter 9. We have studied in eighth chapter basic of constitution, then importance of constitutions, then preamble, important main three pillars of preamble, then salient features of constitutions. Now we studied about in this chapter fundamental rights, duties and directive principle of state policy. So introduction. In the previous chapter we have studied Indian constitution, preamble and important pillars as well as the specific characteristics. ये मैंने जो आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ मैं. सो हम डायरेक्टली जाते हैं ह्यूमन राइट्स वाले टॉपिक पे. ओके, ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट विच not only give a person his or her basic existence but also overall development in which society help to construct an environment which enable him to grow. In every democratic country, the citizens are conferred with basic right. A person is not discriminated on the basis of caste, can experience the basic right. The protection of this right are assured by the society and nation as well. The person by his birth on rights which are his or her basic right, which are known as human right. Human rights means क्या? Human rights means those rights कि जो गर्ल और बॉय मीन्स कोई भी जो सिटीजन है उनको सिर्फ उनका बेसिक एग्जिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करता बट उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सोसाइटी में, उनका ग्रोथ हो, वैसे प्रोवाइड होता है. और एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री में सिटीजन्स आर कन्फर्ड विथ बेसिक राइट्स और बेसिक राइट्स पे उनको उनकी कास्ट के बेसिस कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता. एवरी सिटीजन के लिए एवरी राइट्स इक्वल होते हैं, सेम होते हैं. सो द पर्सन बाय हिज बर्थ ऑन राइट्स विच आर हिज और हर बेसिक राइट्स, हम उनको ह्यूमन राइट्स बोल सकते हैं, विच आर नॉन एज ह्यूमन राइट्स. United Nations General Assembly has declared human rights on 10th December 1948. अंडरलाइन कीजिए ह्यूमन राइट्स कब डिक्लेयर हुआ था, तो कि 10th December 1948. That's why 10th December is celebrated as the Human Rights Day. From the global announcement of the human rights, certain basic and important human rights are added in the Constitution of India. Thereby these rights are protected in the dignified way. ह्यूमन राइट्स का जब अनाउंसमेंट हुआ ग्लोबली, एट दैट टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में जो इम्पोर्टेंट ह्यूमन राइट्स थे, बेसिक जो थे, वो हमने ऐड किए थे. दैट्स वाई उनको डिग्निफाइड वे से प्रोटेक्टेड किया जाता है. थस दोज ह्यूमन राइट्स विच आर इंक्लूडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर नॉन एज फंडामेंटल राइट्स. और कॉन्स्टिट्यूशंस थ्रू जो ह्यूमन राइट्स इंक्लूड किए गए हैं उनको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं. हाउ मैनी ऑफ फंडामेंटल राइट्स हम 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं, 6. पहले हमने बोला ह्यूमन राइट्स क्या है, तो कि जो राइट्स सिटीजन को बाय बर्थ ही मिलता है, नॉट ओनली फॉर द बेसिक एग्जिस्टेंस बट ऑल्सो ओवरऑल डेवलपमेंट इन सोसाइटी हेल्प्स टू कंस्ट्रक्ट टू हिम और हर टू ग्रो. और वो जो उनको राइट्स मिलता है वो कास्ट बेसिस कोई डिस्क्रिमिनेशन उसमें नहीं होता. और बाय बॉर्न उनको जो खुद ऑन राइट्स मिलते हैं उनको हम ह्यूमन राइट्स बोल सकते हैं. और 10th December को ह्यूमन राइट्स एज ए डिक्लेयर किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने. तो 10th December सेलिब्रेटेड एज ए ह्यूमन राइट्स डे. और वो जो ह्यूमन राइट्स अनाउंस हुए थे ग्लोबली वो कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐड कर दिए गए और उनको डिग्निफाइड वे से प्रोटेक्टेड करते हैं. और दैट्स वाई जो हम इट इज़ नॉन एज फंडामेंटल राइट्स. हम उनको फंडामेंटल राइट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन राइट्स कॉन्स्टिट्यूशंस में इंक्लूड किए गए उनको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं. दीज ह्यूमन राइट्स प्रोक्लेम द ह्यूमन बीइंग टू लिव इन डिग्निफाइड वे. For the existence of the human being, basic needs so food, clothes, shelter, education and health should be received in dignified and respectable way. उनको ये सब चीज़ें dignified और respectable way से received होनी चाहिए. Democratic country allow its citizen to enjoy equal rights for multifaceted
development. The state guarantees such a conducive environment wherein one has protected of the fundamental rights, a true identity of the democratic system. फिर है फंडामेंटल राइट्स. सो कितने हैं फंडामेंटल राइट्स? मैंने पहले ही बोला कि 6. फर्स्ट, राइट टू इक्वालिटी. राइट टू, सेकंड, फ्रीडम. थर्ड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. फोर्थ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. फिफ्थ, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट. और सिक्स्थ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. स्टार्टिंग से हम लेते हैं. द नेशन स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी आर प्रोटेक्टेड थ्रू द फंडामेंटल राइट्स. नेशन की स्टेबिलिटी, सिटीजन्स का प्रोटेक्शन, उनकी फ्रीडम का और डेमोक्रेसी, ये सब फंडामेंटल राइट्स टू प्रोटेक्ट होती है. तो फर्स्ट राइट है राइट टू इक्वालिटी. पहले मैं नॉर्मली आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. राइट टू इक्वालिटी मीन्स क्या? जो भी सिटीज़न है कंट्री के, उनको सब राइट इक्वली प्रोवाइड होने चाहिए. उसमें कास्टिज़म या तो रिलीजन वाइज कोई भी डिस्क्रिमिनेशन मीन्स कुछ भी प्रेजुडाइज और बायस नहीं होना चाहिए. ऑल राइट्स आर इक्वल फॉर ऑल सिटीजन. इक्वालिटी बिफोर law and equal protection of law are included in the right to equality. Equality before law and equal protection of law, ये दोनों included in right to equality. The fundamental right is the major foundation of all other rights and privileges guaranteed to Indian citizen. It is one of the chief guarantee of the Constitution of India. क्या बोला? दिस फंडामेंटल राइट्स इज द मेजर फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर राइट्स. ये जो फंडामेंटल राइट है जो है वो मेजर फाउंडेशन है ऑफ ऑल अदर राइट्स एंड एवरी इंडियन सिटीजन को वो प्रिविलेजेस गारंटीड प्रोवाइड करता है. ये एक चीफ गारंटी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस की. Thus, it is imperative that every citizen of India has easy access to the court to exercise his or her right to equality. ये जो हमने 3-4 लाइन में बोला कि वो चीफ गारंटी है, ये वो है क्या, उनका शॉर्ट मीनिंग क्या है कि ये जो राइट है राइट टू इक्वालिटी, ये पहला राइट जो है कि जो बाकी जो राइट्स है ना उनका फाउंडेशन, उनका मेजर फाउंडेशन है कि बाकी सब राइट हैं वो भी एवरी सिटीज़न को मिलना चाहिए, वो भी इक्वली. तो वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडिंग है. अकॉर्डिंग टू दिस राइट नो पर्सन शैल बी शॉन फेवरेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज एक्सेट्रा. ये ब्लैक है, वो ये वाइट है, इनकी कास्ट ये वो ये इनकी ये लैंग्वेज है, ये इंग्लिश बोलता है, हिंदी बोलता है, ये कुछ मैटर नहीं करता. लॉ इज इक्वल टू ऑल, दैट इज फ्रॉम द प्यून टू द प्राइम मिनिस्टर. इफ द एक्ट अगेंस्ट लॉ दे आर ट्रीटेड इक्वली एंड आर बाउंड टू द जनरल कोर्ट ऑफ लॉ. प्यून से लेके प्राइम मिनिस्टर तक अगर कोई भी लॉ की अगेंस्ट में एक्ट करे तो दोनों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए. ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में बोला है, बट एक्चुअल लाइफ में ऐसा होता नहीं है. कई जगह ऐसी है जहाँ पे अभी भी हम देखते हैं कि ऐसा बोलते हैं सब कि भी अगर कोई रिच पर्सन है तो उनका काम जल्दी हो जाता है, कोई पुअर पीपल है तो उनका काम इतना जल्दी नहीं होता. गवर्नमेंट पूरी ट्राई करती है, बट बीच में जो लोग होते हैं उनकी वजह से कितने सारे सिटीजन्स को अपना राइट है वो अच्छी तरह से प्रोवाइड मीन्स वो फॉलो यूज़ नहीं कर सकते. However, the president and governor has certain privileges. No doubt, प्यून से लेके प्राइम मिनिस्टर सेम राइट है, बट स्टिल प्रेसिडेंट और गवर्नर को सर्टेन प्रिविलेजेस मीन्स सर्टेन बेनिफिट्स है. इन ईच एंड एवरी सर्कमस्टेंस द लॉ शुड प्रिवेल इक्वली. There should be no discrimination or specific favoritism shown to any particular person or class. Middle class, high class, poor class, ऐसा कुछ discrimination नहीं होना चाहिए. Every law should be equally disseminated. Every person shall have equal admittance to the public place like shop, restaurant, hotel, public entertainment place, have equal access to roads and lakes and use of public wells and bathing cart. इनका मीनिंग क्या है कि भी एवरी पर्सन के पास से इक्वल राइट है कि वो कोई पब्लिक प्लेस है, कोई शॉप है, रेस्टोरेंट वगैरह है, होटल है, तो ये भी ये कास्ट के ये क्लास के लोग यहाँ पे आ सकते हैं. कोई भी पर्सन कहीं पे भी जा सकता है. ऑल आर हैव इक्वल राइट्स.
फिर जो पब्लिकली वेल्स होते हैं, बाथिंग गार्ड्स होते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं. However, the state has the right to make any specific arrangement for the women and children or for the development of any socially or educationally backward class or scheduled caste or scheduled tribe. No citizen shall be discriminated on the basis of race, caste, religion, creed, descent or place of birth in respect of any government service and higher education under the स्टेट. भी कोई सिटीजन के साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि उनको अगर हाई एजुकेशन लेना है या तो फिर गवर्नमेंट सर्विस में, क्योंकि ये कास्ट का है, ये रिलीजन का है, तो वो कुछ मैटर नहीं करना. उनको सेम गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड होती है और सेम हाई एजुकेशन भी प्रोवाइड होता है. इन मैटर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैव टू बी ऑफर्ड टू ऑल सिटीजन. हाँ, वुमन और चिल्ड्रन है वो एक्सेप्शन है कि भी वीमेंस को अलग से प्रोविजंस मिलती हैं गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में, बट वो एक्सेप्शन है. हाउएवर द स्टेट इज़ गिवन परमिशन टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर सेड सर्विस. कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी लैंग्वेज का हो, कोई भी पर्सन हो, बट उनके पास जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है पर्टिकुलर जॉब या सर्विस के लिए वो होनी चाहिए, तो उनको इजीली वो मिल जाता है. एज अ गारंटी टू सोशल जस्टिस एंड पर्सनल डिग्निटी, अनटचेबिलिटी इज abolished and its practice in any form is prohibited and a public punishable offense. अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे अभी सोसाइटी में, कि ये लोग तो ये कास्ट के हैं, ये ST/SC में आते, तो ये अनटचेबिलिटी में आते. मीन्स उनको क्या टच नहीं करना, हम क्या अछूत हो जाते ऐसा सब बोलते हैं, बट ये एक्चुअली एक्ट में एबॉलिश किया गया है, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया है. अगर कोई पर्सन ऐसा मानता भी है तो वो प्रोहिबिशन अभी प्रोहिबिटेड है और वो एक पनिशेबल ऑफेंस है. वो मीन्स एक, हम उनको ऐसा बोल सकते हैं कि वो एक गुनहगार है और एक उनका मीन्स फॉल्ट है कि वो एक ऑफेंस किया है उन्होंने और उनको पनिशेबल होना चाहिए. मीन्स पनिशेबल ही उनको पनिशमेंट होती है. सो अनटचेबल में नहीं मानना चाहिए कि भाई ये पर्सन को हम नहीं छू सकते, इनका घर का पानी नहीं पीते. ये सब हमारे सोसाइटी में बहुत सी जगह है, बट ये एक्चुअली रॉन्ग है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, हमारे एक्ट में बोला है कि ये पनिशेबल ऑफेंस है. अगर हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो सोसाइटी में कोई नहीं करेगा. सो फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम आवर सेल्फ. सो टाइटल्स एंड epithets which create artificial discrimination in the society have been removed. ये जो डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिफिशियल डिस्क्रिमिनेशन था वो भी ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं. द एडजेक्टिव्स यूज्ड बिफोर द नेम लाइक सर, दीवान जी, राय बहादुर आर रिमूव. ये जो नाम से पहले जो एडजेक्टिव्स लगाते थे पहले, सर, दीवान जी वगैरह, जो एक स्टेटस के लोग होते थे उनके नाम के आगे ये सब लगा देते, वो भी रिमूव कर दिए गए. आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू फेलिसिटेटेड स्पेशल कंट्रीब्यूशन एंड अचीवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन वेरियस फील्ड गिव स्पेशल अवार्ड्स लाइक भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मभूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र इज अवॉर्डेड इन मिलिट्री सर्विस. इंडिपेंडेंसी के बाद गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसे जो अलग अलग स्पेशल अवार्ड्स है वो अलग अलग फील्ड में कंट्रीब्यूट किया है. मीन्स लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए, जैसे कि पद्म विभूषण है, भारत रत्न है, फिर परमवीर चक्र जो हमारे मिलिट्री की सर्विस में मिलता है. ऐसे अलग अलग स्पेशल अवार्ड्स प्रोवाइड किए हैं. एडजेक्टिव्स लाइक जनरल, मेजर, Chief Marshal, Field Marshal are added before the name in military service, which is not considered as a violation of right to equality. ये जो वर्डिंग्स है वो जो मिलिट्री सर्विस के लोग होते हैं उनके नाम के आगे लगाते हैं और उनको वो राइट टू इक्वालिटी का वायोलेशन नहीं है. The aim of this right is to form an equitable society and thereby establish rule of law in India. ये जो राइट है, राइट टू इक्वालिटी, उनका मेन मोटिव क्या है, मेन इम्पोर्टेंस क्या है कि सोसाइटी में सबके ये इक्वल राइट्स हों, इक्वालिटी बनी रहे. दैट्स वाई रूल ऑफ लॉ का एस्टेब्लिश किया गया टू प्रोवाइड अ स्पेसिफिक सर्विस टू डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप और क्लासेस
There can be different type of provision under law. For example, there are different law for advocate, doctor, teacher, insurance agency, women, juveniles. The principle of equal pay for equal work is also a part of this article. फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फिर अलग अलग स्पेसिफिक सर्विस के लिए अलग अलग टाइप की ग्रुप और क्लासेस की भी प्रोविजंस प्रोवाइड की गई है, जैसे कि एडवोकेट के लिए अलग लॉ, डॉक्टर्स के लिए, इंश्योरेंस एजेंसी के लिए, वुमेंस के लिए, टीचर्स के लिए, सब टाइप के वर्क के लिए अलग अलग। और इसमें भी ये प्रिंसिपल है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कि भाई ये टीचर है तो सबके लिए उनके नॉलेज के बेसिस पे या उनकी वर्क के बेसिस पे इक्वल पेमेंट होना चाहिए। उसमें भी ये नहीं कि भाई ये हायर कास्ट का है तो उनको ज़्यादा पे करेंगे और ये उनकी लोअर कास्ट है तो उनको कम पे करेंगे, ऐसा नहीं। मीन्स पब्लिक का कोई भी सिटीज़न का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, जितना भी काम करे उतना उनको पे होना चाहिए। तो ये था राइट टू इक्वालिटी, बहुत इजी था और बहुत इम्पोर्टेंट था। 6 राइट हैं, 6 जो राइट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक साथ भी पूछ सकते हैं और या तो कोई पर्टिकुलर राइट है वो 2 to 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं एज अ शॉर्ट नोट, कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राइट टू फ्रीडम, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राइट टू इक्वालिटी, 2 और 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। ये पूरे चैप्टर में ये जो 6 फंडामेंटल राइट है वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ आप लोग ध्यान से पढ़ना। अभी हम सेकंड राइट कर रहे हैं, राइट टू फ्रीडम। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द सिटीजन ऑफ इंडिया 6 टाइप ऑफ फ्रीडम विच आर एस अंडर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में हमारे सिटीज़न हमें टोटल 6 टाइप की फ्रीडम मिली। फर्स्ट, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमें बोलने की फ्रीडम है, बट किसी के बारे में कुछ भी बोलने की फ्रीडम नहीं है, क्योंकि हम पब्लिकली जाकर किसी के भी बारे में कुछ भी बोले तो वो फ्रीडम नहीं है। फिर टू असेंबल द पीसफुली विदाउट आर्म्स, फिर टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन बनाना, एसोसिएशन बनाने की भी हमें फ्रीडम है। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम इंडिया में कोई भी जगह पे कहीं पे भी ऐसे ही घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। टू रिसाइड द एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम इंडिया के कोई भी जगह पे जाके स्टे कर सकते हैं। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, हम कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी जॉब कर सकते हैं और कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। ये नहीं है कि भाई ये कास्ट के लोग हैं वो ही सीए कर सकते हैं या डॉक्टर बन सकते हैं या टीचर्स बन सकते हैं, कोई भी कास्ट का बच्चा हो वो कोई भी तरह का प्रोफेशन चूज़ कर सकता है, बिजनेस भी कर सकता है और ट्रेड भी कर सकता है। सो ये 6 टाइप की फ्रीडम थी। नाउ these rights are of utmost importance for the overall development of personality and expression of Indian citizen, for harmonious working of democracy and the healthy lifestyle. Any individual cannot exercise this freedom autonomous or irresponsible. मैंने पहले ही बोला था कि ये राइट्स का हमें मिसयूज़ नहीं करना है, पहले ही बोला था ना, एक एग्जाम्पल दिया कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है पर किसी के भी बारे में पब्लिकली कुछ नहीं बोलना है, हमें ये राइट हमारे पास नहीं है। तो स्टेट हमारी जो नॉलेज है, हमारा जो बात है, अगर हम वो पब्लिकली एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो वो हम बोल सकते हैं, बट किसी के भी बारे में हम ऐसे भी कुछ नहीं बोल सकते, राइट। The state can control and limit this right to freedom if they go against the welfare, peace and security of the society. अगर कोई वेलफेयर, पीस और सोसाइटी की सिक्योरिटी अगेंस्ट में कुछ काम कर रहा है तो उनको ये स्टेट है वो कंट्रोल करती है, मीन्स उनको लिमिट है। This has been clearly mentioned in the Constitution. It has been stated in the Constitution how the rights are exercised. Constitution में हमें इतने सारे राइट्स प्रोवाइड किए, तो वो राइट को कैसे एक्सरसाइज करना है, कैसे फॉलो करना है, कैसे यूज़ करना है, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। Indian citizens have been given the freedom of speech and expression. This can be expressed either orally, verbally and through gesture, but that does not provide for exercising these rights in unlimited and unrestrained manner. As I told you in starting this topic, certain necessary control and limitation have been stated in the Constitution.
द स्टेट कैन पुट रिक्वायर कंट्रोल थ्रू लॉ एंड ऑर्डर फॉर मेंटेनिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमें जो स्टेट है वो रिक्वायर कंट्रोल भी रखता है लॉ और ऑर्डर में कि जो वो यूनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन हो। सेफ्टी ऑफ द स्टेट, एमिकेबल रिलेशन विद द फॉरेन नेशन मीन्स फ्रेंडशिप वाले रिलेशन, पब्लिक मैनेजमेंट एंड पब्लिक पीस, compromise and safety, morality, discipline, contempt of court, defamation and provoking violence for crime। प्लीज़ ये अंडरलाइन कीजिएगा। द स्टेट कैन पुट रिक्वायर से लेकर वायलेंस फॉर क्राइम तक। इट इज़ द अथॉरिटी ऑफ जुडिशियरी वेदर these में लिमिटेशन आर अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट। ये अप्रोप्रिएट है या नहीं ये भी है, वो अथॉरिटी दी गई है जुडिशरी को। द पर्पस बिहाइंड द फ्रीडम ऑफ प्रेस थ्रू विच आइडियाज एंड ओपिनियंस पुट forth for the public welfare has not been separately mentioned. It can be included in the right to expression। भाई पब्लिकली वेलफेयर के लिए उनका ओपिनियन आइडियाज़ वगैरह देना उनके लिए कोई अलग से मेंशन नहीं किया गया है, वो राइट टू एक्सप्रेस में ऑलरेडी इंक्लूडिंग है। द लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑफ 2009 इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया confer the free and compulsory primary education for children between 6 to 14 year। 6 ईयर से लेकर 14 ईयर्स तक बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। If a person is not convicted for a crime, then he cannot be sentenced to punishment or more punishment than the one prescribed by law। Cannot be given punishment more than once, cannot be given to the same convicted person। No individual can be deprived of his life and liberty except by the procedure of law। No one individual can be deprived of his life except by the procedure of law। procedure की law के बिना no one person can be deprived of his life or liberty। No one can be arrested without being told the ground of such arrest। अगर अरेस्ट वारंट ना हो तो किसी को भी हम अरेस्ट नहीं कर सकते। If arrested, the person has right to defend himself or herself by lawyer of his or her choice। अगर अरेस्टेड पर्सन है, उनको अरेस्ट हुआ है तो उनको डिफेंस करने का राइट है उनके लॉयर थ्रू। An arrested person has to be brought before the nearest magistrate within 24 hours। Without the permission, no individual can be kept in custody। परमिशन के बिना हम कोई भी पर्सन को कस्टडी में नहीं रख सकते। As per Prohibition Act, the person under arrest will not be applicable to the aforesaid matter। Preventing detention, ये क्या है? देखो पहले तो वो जो लास्ट लाइन है ना, एज पर प्रोहिबिशन एक्ट के ऊपर से हम देखें तो अ पर्सन अंडर अरेस्ट, जो अरेस्ट हो चुका है उनको ऊपर की जो मैटर्स है वो एप्लीकेबल नहीं होती है। प्रिवेंटिंग डिटेंशन अब हम करें, इफ़ द स्टेट एंटिसिपेट एनी क्रिमिनल डीड और एक्टिविटी फ्रॉम एनी पर्सन, देन as a precautionary measure that person can be detained by the state under and Preventive Detention Act। Preventive Detention Act में क्या बोला है कि भाई कोई भी पर्सन है जिसके पास से कोई ऐसे क्रिमिनल डीड या एक्टिविटीज़ वगैरह मिली है तो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर वो पर्सन को डिटेन करना है। इनका पर्पस ये नहीं है कि उनको पनिश करें, बट उनको ऐसा क्रिमिनल एक्टिविटी करने से हम स्टॉप करें, ये मोटिव है। द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज़ नॉट टू पनिश अ कन्विक्ट बट टू स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग एनी क्रिमिनल एक्टिविटी अगेंस्ट स्टेट, सोसाइटी और एनी इंडिविजुअल। अंडर दिस एक्ट अ पर्सन कैन बी डिटेन नॉट मोर देन 3 months। ये एक्ट में क्या बोला है कि भाई कोई भी पर्सन को 3 months से ज़्यादा हम डिटेन नहीं कर सकते। तो डिटेंशन और ऑर्डर
can be cancelled based on the opinion of Judge of Supreme Court or member of Advisory Board. The state can decide the term of detention. कि कोई भी जो डिटेंशन ऑर्डर वो कैंसिल हो सकता है, बट बेस्ड ऑन ओपिनियन ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और मेंबर ऑफ एडवाइजरी बोर्ड, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो स्टेट डिसाइड करती है. तो सेकंड राइट हमने किया. अभी थर्ड वन है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. प्लीज़ ये एक एक राइट अच्छी तरह से करना. वो इंडिविजुअली एज अ शॉर्ट नोट पूछते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है. ये पूरे चैप्टर में ये राइट्स बहुत 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 इम्पोर्टेंट है. मैं बहुत टाइम बोल चुकी हूँ आप लोगों को. तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सी एनी पर्सन does not suffer exploitation at the hands of other person and exploitation free society is established. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का कि कोई भी पर्सन का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए. मीन्स पूरी सोसाइटी है वो एक्सप्लॉयटेशन से फ्री होनी चाहिए. दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. थ्रू दिस राइट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, देन ड्रगरी, स्लेवरी एंड फोर्स लेबर आर बैन. ये सब बैन है. द वायलेशन ऑफ दिस राइट इज पनिशेबल ऑफेंस. ये राइट का कोई भी ब्रीच करे, कोई भी वायलेशन करे तो वो पनिशेबल ऑफेंस है. इलीगल ट्रेड ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमन, फोर्स लेबर और इम्पोज स्लेवरी, वर्क विदाउट पे, कि छोटे बच्चों के पास वर्क करवा लेते हैं, उनको पे नहीं करते. वुमन और चिल्ड्रन का ट्रेडिंग होता है, ये हमें पता है. हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं ना कि वुमेंस का ट्रेडिंग होता है, गर्ल्स का होता है, चिल्ड्रन का होता है. फिर उनके जो बॉडी पार्ट्स है वो निकाल के सेल कर देते हैं. तो ये सब जो है वो इलीगल ट्रेड है. फिर किसी को वर्क करवाते हैं बट पे नहीं करते, मीन्स वर्क विदाउट पे. ऑल ड्रगरी सिस्टम हैज़ टू बी एंडेड थ्रू दिस राइट. ये सब है उनका अबॉलिश किया गया है ये राइट थ्रू. मीन्स ये सब नहीं होना चाहिए, इलीगल है. टू टेक वर्क फ्रॉम एनी पर्सन विदाउट पेइंग देम और पेइंग देम लेस देन मिनिमम वेजेस, फोर्स और इम्पोज लेबर इज पनिशेबल एक्ट. अगर कोई लेबर मीन्स कोई भी मौजूद पर्सन है, उनके पास हम काम करवाते हैं, या तो बिना पैसे दिए या तो कम पैसे देते, मीन्स उनको पेमेंट करते बट कम करते, या तो करते नहीं, तो ये पनिशेबल एक्ट है एज पर अवर कॉन्स्टिट्यूशन. एनी चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 14 कैन नॉट बी मेड टू वर्क इन अ फैक्ट्री. जो 14 जिनकी एज 14 से कम हो वो कोई भी फैक्ट्री में वो काम करना नहीं चाहिए. या तो फैक्ट्री, माइन और एनी डेंजरस प्रोफेशन. फिर गैरेज, होटल, वो या तो हाउस होल्ड सर्वेंट, ऐसे वो काम नहीं कर सकता. कैन नॉट बी एम्प्लॉयड एज अ हाउस होल्ड सर्वेंट. डेंजरस प्रोफेशन में कोई वर्क नहीं कर सकता, ये भी अंडरलाइन कीजिए. अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट ऑल दीज आर पनिशेबल ऑफेंस. प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट है, उनके अंडर में ये सब पनिशेबल ऑफेंस है. कि कोई भी बच्चा अगर 14 साल का नहीं है, उनकी एज अभी 14 नहीं हुई है, फिर भी वो कोई फैक्ट्री, माइन, डेंजरस प्रोफेशन में काम कर रहा है या तो एज अ हाउस होल्ड सर्वेंट है, तो वो पनिशेबल ऑफेंस है. मैंडेटरी सर्विस कैन बी सॉट फ्रॉम एनी पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिक वेलफेयर ऑफ द स्टेट मिलिट्री सर्विस इन एनी फील्ड रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जेंडर, कास्ट और क्लास, विथ और विदाउट रेम्यूनरेशन. हमने 3 राइट कंप्लीट किए. मैं तीनों को आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ. सो टोटल 6 राइट हैं. राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. फर्स्ट हमने पढ़ा राइट टू इक्वालिटी कि एवरी सिटीजन हैव इक्वल राइट्स. उनमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, रिलीजन राइट. सबके लिए सेम राइट होना चाहिए. हाँ, प्रेसिडेंट और गवर्नर को सर्टेन प्रिविलेजेस है बट नॉर्मली सबके लिए सेम राइट होना चाहिए. और दैट्स वाई रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश्ड हुआ था. और जो एडजेक्टिव जो बिफोर द नेम लगाते थे पहले, सर, दीवान जी, राय बहादुर, वो सब रिमूव कर दिए गए. सिर्फ मिलिट्री के लिए, मिलिट्री मैन के आगे मीन्स उनकी सर्वेंट के आगे सिर्फ जनरल, मेजर, चीफ मार्शल वगैरह वर्ड्स यूज़ करते हैं. और हमारे स्पेशल हमारे
कंट्री में स्पेशल अवार्ड्स भी प्रोवाइड कर दिए कि भाई भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, परमवीर चक्र एक्सेट्रा। फिर सेकेंड राइट था राइट टू फ्रीडम कि भाई हमें 6 टाइप की फ्रीडम के राइट्स मिले, कहीं पे बोलने का है, फिर पीसफुली रहने का है, इंडिया में कोई भी जगह पे हमें घूमने फिरने का राइट है, कहीं पे जाके स्टे करने का राइट है, बट वो राइट हमें ऐसे यूज़ करना है जैसा हमने कॉन्स्टिट्यूशंस में बोला है, ना कि वो राइट का ब्रीच करना है। हम ऐसे ही पब्लिकली जाके किसी के भी बारे में कुछ भी बोल दे, ऐसे नहीं करना है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि कैसे हमें ये राइट यूज़ करना है, वो सेम वही तरीके से हमें ये राइट फॉलो करने हैं, आई मीन यूज्ड करने हैं। फिर थर्ड वन था राइट टू हो गई एक्सप्लॉयटेशन कि भाई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए पब्लिक में। सोसाइटी कैसी इस्टेब्लिश होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। मीन्स जो कोई वुमेन ट्रेड वगैरह होता है, चिल्ड्रन का ट्रेड होता है, कोई ऐसा वर्क होता है जिसमें पे नहीं करते या तो कम पे करते, तो ये सब इलीगल ट्रेड नहीं होना चाहिए। फिर 14 ईयर्स से अगर कम एज का बच्चा हो तो वो कोई फैक्ट्री माइन या डेंजरस प्रोफेशन में काम नहीं करना चाहिए, या तो फिर एज अ हाउस होल्ड सर्वेंट भी उनको काम नहीं करवाना चाहिए। ये सब अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट पनिशेबल ऑफेंस है। तो ये 3 राइट में हमने इतना पढ़ा, बाकी के 3 राइट हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगी। सो remaining 3 right means fundamental rights we will study in my next lecture. So तब तक के लिए आप ये अच्छे से कर लेना ये 3, और बाकी के जो 3 है वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।